तो फिर वहाँ सब बताया, उस गणेश जाडेजा ने सब सुन लिया और फिर लोगों को कहा कि अब चालू हो जाओ मारना। तो मेरे बच्चे पे सब लोग टूट पड़े। मतलब जो सीसीटीवी जो नहीं दिया उसपे ही पूरी मारामारी की घटना है छुपी हुई। हाँ, छुपी हुई उसी में है। आशंका पक्की की इन्होंने मारा, हत्या की है उसने। मेरा नार्को टेस्ट करा लो, इस हरामी को पकड़ो अभी, मैं मरने के लिए तैयार हूं, नार्को टेस्ट करा लो, मेरी एक एक बात में सच्चाई है, इतना भी मेरे को कोई गलत नहीं कर सकता है। ये हत्यारे और पुलिस सब मिली हुई है इसमें। मतलब आपने तो पुलिस अधिकारी एसपी से लेकर पीआई तक सबको देखा है, सबने मेरे साथ वो धोखा किया है। आधे आधे फुटेज बताए हैं, थोड़े थोड़े फुटेज बताए, क्यों बताए, पूरे बताओ ना। उसी फुटेज में वो लोग नजर आ रहे हैं। गोंडल की सिचुएशन तो पूरी दुनिया में पता चल गई है। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत करता है क्या? और मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो इन सालों हत्यारों को तो दिखा दूंगा कि मेरे बच्चे को, एक जाट के बच्चे को उन्होंने टॉर्चर करके मारा है ना। इनकी पीढ़ी में जन्म लेने वाला कि सोचेगा कि मेरे को उस पीढ़ी में जन्म नहीं लेना है। वो किसी दूसरे से टकराए होंगे, जाट से नहीं टकराए हैं। और जो सिंपल जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, पोस्टर फाड़ रहा है मेरा वकील, उसको दिखा दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी। और 2 महीने से, मतलब 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया, तो मेरे खिलाफ एफआईआर ही नहीं हुई। मैंने जो कंप्लेन की उस पर कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि ये सीधा है कि वो मिली हुई है पुलिस उनसे। और एफआईआर हो जाए तो गणेश जाडेजा अंदर जाए जेल में, क्या उसको जेल से बचाने के लिए एफआईआर नहीं कर रहे हैं? अभी जो आप कहाँ पर रहते हो, गोंडल में रहते हो कि नहीं? नहीं, गोंडल तो उसी दिन छोड़ दिया ना मेरे बच्चे को। जैसे डेड बॉडी वहां से मिली, हॉस्पिटल से दी, तभी तो मैं राजस्थान आ गए। आप गोंडल नहीं जाते? गोंडल क्या करूं जा करके सर, मेरा तो वो जहाँ धंधा था वो वहीं का वहीं पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, क्या करूं मैं? अरे मेरे बच्चे की तो बहुत याद आती है जन, आप मेरे को याद मत करो, मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी बहुत याद आती है उसकी। तो मैं चाहता हूँ मैं दुनिया वाले से भारद्वाज जी के मेरे बच्चे को न्याय दिलवा दो यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, उसके लिए उसको इंसाफ दिला दो आप। अगर इतने ही सच्चाई है तो एक बार मीडिया के सामने गणेश जाडेजा, गीताबा जाडेजा आके, जयराज सिंह जाडेजा आके क्लियरली ये बोले ना कि राजकुमार जाट को नहीं मारा है हमने। गणेश को तो है ना मेरी बद्दुआ है कि मतलब वो जो महल बनाने के सपने देख रहा है ना, वो पत्तों का महल बन जाएगा, वो कभी एमएलए ही नहीं बन पाएगा। जैसे मेरे भाई का यूपीएससी बनने का, ऑफिसर बनने का सपना था ना, वो छूट गया ना, वो एमएलए नहीं बन पाएगा। मैं ना भैया रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, आप समझ रहे हो इस चीज़ को? मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ગોંડલ હાલ ચર્ચામાં છે કારણ કે ગોંડલને લઈને અનેક નિવેદનો પણ થતા હોય છે, પરંતુ ગોંડલ સૌથી પહેલાં જે ચર્ચામાં આવ્યું જે કારણ છે કે ત્યાં જે એક યુવક રહે છે રાજકુમાર જાટ, તેનું રહસ્યમય રીતે મોત થાય છે। આ મોતને લઈને પોલીસનું નિવેદન પણ આવી ગયું છે, પરંતુ પરિવારનો આક્ષેપ છે, તેને લઈને આજે આપણે સીધી જ પરિવાર સાથે વાતચીત કરીશું કે ખરેખર શું થયું હતું, તેમના દીકરા સાથે શા માટે ગણેશ જાડેજા જે પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર છે તેમની ઉપર શા માટે આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, અને જે સીસીટીવી જાહેર પૂરા નથી થયા તેને લઈને એ સીસીટીવીમાં એવું તો શું છે કે જે જાહેર નથી થતા। આ તમામ વિગતે આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે જે રાજકુમાર જાટ છે તેમના પિતા રતનલાલ જાટ આપણી સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત છે। રતનભાઈ, શરૂઆતથી આપણે વાત કરીએ તો બીજી તારીખે જ્યારે તમારો પુત્ર ગાયબ થયો, બીજી તારીખથી આખી ઘટના શરૂઆત केवी रीते थी? एक्चुअली क्या मैं वहाँ पाव भाजी का धंधा करता हूँ 30 साल से, और नॉर्मल की तरह उस दिन भी मतलब जैसे पहले के दिनों की तरह ही, मतलब 10 बजे माल ख़त्म हो जाता है। और मेरा बच्चा उस समय क्या मंदिर का बहुत शौक है, तो वो संक्राम जी स्कूल जो है ना वहाँ पे वैराई हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ था। तो मैंने सोचा कि बच्चे को वहाँ ले लूँ, बच्चे को वहाँ से ले लूँ और घर चले जाऊँ। तो मैंने फ़ोन से पता किया तो बच्चा वहीं है, तो मैं गया वहाँ पे और वहाँ बच्चे को ले करके मैंने कहा चलते हैं घर। तो उसने कहा पापा एक मंदिर और है, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो वो अक्षरधाम का मंदिर है जो इस बंगले से 4-5 मकानी आगे हैं। मुझे नहीं पता था कि भाई ये बंगला है उधर है, मैं मंदिर जरूर जानता हूँ अक्षरधाम का मंदिर है। तो अब मैं उधर गए तो उसने कहा कि चलो मैं कर एक और कर लो दर्शन, मुझे क्या। तो वहाँ थोड़ी बाइक तेज़ थी तो उस हिसाब से चल रहे थे, तो वहाँ एक जंप था, जंप के हिसाब से मैं उतर जाता हूँ। तो इतने में क्या होता है कि लड़का ला के बाइक भी मेरे को देते था, कहता आप चलाओ। और वो बंगले के सामने गनमैन और 4-5 लोग खड़े थे, तो वो लड़के को बुला लेते हैं, आवाज़ करके बुलाएंगे इधर आओ इधर आओ, कौन लोग हो तुम, इधर आओ, मतलब जो तेज़ आवाज़ में बोले। तो लड़के ने सोचा कि भाई क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। और मैंने को तो वो बुला रहे थोड़ी सी आवाज़ ही सुनाई दी, क्योंकि वो तो बीजी रोड है राजकोट का, गोंडल का वो एक ही रोड बीजी है, तो इधर बीच में भी वाहन निकल रहे हैं।
और लड़का सामने क्रॉस करके उधर गया तो मैं भी देखता ही रह रहा, देख रहा कि यार लड़का उधर गया तो कोई दोस्त है, क्या बात है। तो वो कुछ बात करते हैं और लड़के को अंदर ले लेते हैं जी। और फिर मैंने सोचा लड़के को अंदर लिया तो मैं भी गया बाइक को उसी स्टैंड वहीं रोक के, वहाँ जाके देखता हूँ अंदर वो गेट खोल के तो वो लड़के को घेर रखा है। और फिर मैं गया तो मैंने कहा यार भाई बच्चे को क्यों घेर रखा है, क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को कुछ डिटेल में कुछ नहीं बताया, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़के ने कुछ कहा नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। उनका अरे कुर्सी दो कुर्सी दो। तो फिर मेरे सामने वो कुर्सी, लड़के के लिए भी कुर्सी देते हैं उसी टोले में से, मेरे लिए भी कुर्सी देते हैं और सामने गणेश जडेजा बैठ जाता है और बाकी पूरा टोला खड़ा हो जाता है चारों ओर, मतलब ऐसे घेरे हुए। और वही पूछते हैं जो मैंने उनको बताया कि इस तरह से हम आ रहे थे और आपके लोगों ने बुलाया इसके लिए अंदर आए, बाकी और कुछ है नहीं। बाकी हम तो ये भी नहीं जानते कि यार आप लोग कौन हो क्या हो। मैं तो इधर पाव भाजी बनाता हूँ, मतलब 30 साल पहले गया था, लेकिन बीच में 15 साल से मैं रेगुलर नहीं रह रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ये लोग नहीं जानते होंगे, तो मेरे को भी मतलब ये पता नहीं कि वो गणेश जडेजा क्या है। तो फिर वहाँ सब बताया, उस गणेश जडेजा ने सब सुन लिया और फिर लोगों को कहा कि अब चालू हो जाओ मारना। तो मेरे बच्चे पे सब लोग टूट पड़े। अब ये चीज़ सीसीटीवी में कहीं नज़र नहीं आ रही। अब जो सीसीटीवी बता रहे हैं ना, कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहे हैं और मेरे को भी दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी का उन्होंने किस तरह से एडिट किया है उसको, तो वो पूरी घटना नहीं बता रहे हैं। ये 10:30 से 11:30 के बीच की पूरी घटना है। अगर ये पूरी 1 घंटे का सीसीटीवी दे दे तो सब कुछ आ जाएगा। मतलब जो सीसीटीवी जो नहीं दिया उस पे ही पूरी मारामारी की घटना है छुपी हुई। हाँ, छुपी हुई उसी में है। आप देखोगे बच्चा वहाँ बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ बच्चा बैठा है, अंदर आया। तो अंदर आया तो भी पूरा बताओ ना कैसे आया, उन्होंने बुलाया इसलिए आया, वो भी उनके सामने वाले कैमरे में है। और वो बैठा था तो फिर वहाँ से कैसे बाहर निकला, उसके साथ आगे क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ उस 1 घंटे का तो उनके घर का ही निकालो तो सब पता चलेगा, क्योंकि बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल की तरह करते करते वो मारना पीटना चालू किया। और अगर इसमें हमारी गलती नजर आएगी तो सबको नजर आ जाएगी ना भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरे लड़के की कोई गलती है तो वो भी नजर आ जाएगी ना। सीसीटीवी तो किसी का नहीं रखेगा ना। पर जो घर पे जो हादसा हुआ उसके बाद आप घर चले गए, फिर क्या हुआ? घर गया तो मतलब एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने मारामारी की तो मेरे बच्चे ने भी प्रतिकार किया। और उस गणेश जडेजा बहुत ईगो वाला है, तो उसका ईगो हर्ट हुआ कहीं न कहीं। क्या लड़के ने कुछ भी बोला होगा उस समय, वो इतने लोगों के बीच में घिरा हुआ है, मैं इधर हूँ और इतनी चिल्लाहट हो रही है, इधर हक्काबार हो रही है तेर, तो मेरे को कुछ क्लियर समझ में नहीं आया। लेकिन लड़के ने उनको जो कहा होगा या उसने लड़के ने हाथ के झपट भी मार दी होगी तो मेरे को नहीं पता। इतने 15 लोगों में गणेश जडेजा भी था और हो सकता है मेरे लड़के ने झपट मार दी हो और वो ईगो हर्ट हुआ उसका। क्या वो सीसीटीवी कैमरा दिखो तो सब पता चलेगा ना भाई, दिखाई तो नहीं रहे ना वो लोग। और मैंने कहा कि बच्चे को छोड़ो, तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा। मेरे भी 2 झापट लगा दी गणेश जडेजा इधर खड़ा बाहर निकल के, बड़ी मुश्किल से बच के हम घर आए और घर बच्चे को सुलाया। तो उस समय ऐसा हुआ कि वो लोग मेरा पीछा कर लिया। रात का टाइम था, 11:15 बजे का। तो हम आगे आगे आए, पीछे पीछे उन्होंने रेकी कर ली और फिर उसी रात को 2 बजे बच्चे को उठा लिया। फिर जो उसके 5 दिन के बाद रोड एक्सीडेंट हादसे 5 दिन के बाद की नहीं, वो तो उठा तो उसी रात लिया ना। उसी रात को उठा लिया, फिर बच्चे को मार के सीसीटीवी पे जहाँ दिखाना है बच्चे को चला के दिखाया, मारा, गाड़ी में बिठा लिया, फिर उसको निकाला कि इधर चल। भाई इतना टॉर्चर किया उसको, तो वो इतने सारे लोगों में घिर के वो लोग तो इतने हत्यारे खतरनाक है, तो वो कह रहे हैं वही बच्चे को करना पड़ रहा है ना। फिर तो उधर रात में कौन है उसका भाई, वहाँ तो मैं भी था बचाने के लिए, वहाँ कौन है उसका है? रात में कौन सी पुलिस है, कौन से लोग हैं, उनका ही राज है गुंडा लोगों का। और रात में ही चलाया उसको, रात को 2 बजे निकाला। फिर मतलब वो थोड़ा सा फुटेज दिया, आगे का फुटेज पुलिस ने फिर काट दिया। थोड़े फुटेज मेरे को बताते गई पुलिस, ये भी बाद में 6-7 तारीख को बताया। ये तो मैं 3 तारीख को उन्होंने क्या किया ना, वो फुटेज दे के आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो बाद में पता चल गया, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। 3 तारीख को उन्होंने जैसे बताया तो वो आगे का नहीं बता रहे, वहाँ से काट दिया, बोले रतनलाल ये। और वो भी मेरे 2 पार्ट में दिया। क्या पहले थोड़ा सा बताया कि अंदर जा रहा है, वापस मैंने कहा कब निकला, तो वो भी मेरे को 2 दिन बाद बताया कि ये अब ठीक हुआ, और वो भी थोड़ा सा बताया। पुलिस इसमें वो छुपाने में ही लगी है। पुलिस को पता है कि इन लोगों ने उठाया है, लेकिन पुलिस उनको बचा रही है कि यार आगे का पूरा दिखा देंगे तो वो गणेश जडेजा की गाड़ी नजर आ जाएगी, और वो नहीं चाहते थे कि इसकी गाड़ी नजर आए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बताया। फिर आगे एक जियो का पेट्रोल पंप है, वहाँ से लड़के को इधर घूमता हुआ बताया, जिसमें वो लड़का बिल्कुल घायल नजर आ रहा है।
क्या थोड़ा सा फुटेज बताया, वो भी 3 सेकंड का 4 सेकंड का, और फिर काट दिया। इस तरह से फुटेज काटते काटते उन्होंने गोंडल से बाहर निकाल दिया। और सुबह 6:30 बजे का फुटेज वो बता रहे हैं, वो इसका जो टोल नाका है ना, टोल नाका का वहाँ का बता रहे, वहाँ भी थोड़ा सा चलता हुआ बता रहे, एकदम कट। जैसे कि फुटेज काटे ने तो कहीं जाता हुआ दिखे, कहीं जाता हुआ दिखे कैमरे में से, एकदम कट, मतलब वहाँ से उन्होंने काट दिया। फिर वापस लड़के को बिठा लिया। उसके बाद मतलब इन्होंने क्या, उस लड़के का जो उसका जो टी-शर्ट था और लोअर था तो उनको उन्होंने खोल लिया, एक जगह तो निकाल लिया, नंगा कर दिया लड़के को। और वो जो कपड़े थे ना, वो उसकी साइज का लड़के को पहनाया और उन्होंने कैमरे पे चलाया। मतलब जो वीडियो आए वो राजकुमार का था ही नहीं? वो नहीं, सब है लेकिन अमुक जगह का नहीं, थोड़ी सी जगह का, सापर से आगे का कुछ किलोमीटर में उसका नहीं है। 2 जगह का, मतलब 2 जगह के कैमरे में वो लड़का मेरा नहीं है, क्योंकि वो जो है ना, कपड़े किसी और को पहना रखे और उसके कपड़े खोल लिए, मारपीट रहे, उसको नंगा कर दिया। और फिर आगे जैसे खोड़ियार होटल आती है ना, वहाँ पर फिर जैसे वो लड़का नंगा था ना, उसको नंगे को ही चलाया, उसको नंगे का ही फुटेज आ रहे हैं, बिल्कुल नंगा चल रहा है लड़का, क्योंकि कपड़े तो उन्होंने पहले ही निकाल लिए। और वहाँ तक शायद वो लड़का नहीं पहुँच पाया होगा, या शायद ये गाड़ी लेके उधर नहीं निकल पाए होंगे, तो इन्होंने किसी दूसरे लड़के को चला दिया, दूर से दिखाया। आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ राजकुमारी जा रहा है, लेकिन मेरा तो बेटा है, वो साथ लेता तो ही पता चल जाता कि वो मेरा बेटा नहीं है। अब ये चीज़ें हुई। उसके बाद में इन्होंने आगे, वो नंगा था ना, उसके बाद में उसको जो कपड़े पहनाए ना, वो एक लाल टी शर्ट पहना रखा है। और वो भी पता कहाँ चल रहा है कि आगे मतलब 60 किलोमीटर दूर राजकोट से बाहर निकलो ना, तरगड़िया का ब्रिज है, ओवर ब्रिज 2.5 किलोमीटर का वो है, उसके ऊपर मतलब एक उसके पास में एक रामधाम आश्रम है, बिल्कुल रोड पे ही। रामधाम आश्रम में बच्चा एंट्री करते हुए दिख रहा है 6:30 बजे शाम को। जो एंट्री कैसे कर रहा है, वो चल रहा है ना, मतलब जैसे उसकी हालत ऐसी कि वो सारा लेके चल रहा है, मतलब इतना उन्होंने मार दिया उसको। वो कपड़े पहना दिए, लाल टी शर्ट, और उसकी हालत इतनी खराब हो रही, मैंने कहा यार मेरे बच्चे को तो मार ही डाला यार इन्होंने, बहुत मतलब उसकी हालत, मेरे को वो सीन नजर आता है, मैं रोने लग जाता हूँ, अभी मेरे आंखों के सामने नजर आ जाता है CCTV फुटेज। वो बड़े भगवान का आसरा ले रहा था, वो रामधाम आश्रम लिखा हुआ था उसमें, रामधाम आश्रम। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे को, रामधाम आश्रम कहाँ है ये, वो तो पता ही नहीं था मेरे को उस समय, तो देखा था, मैंने कहा हे भगवान मेरी हालत क्यों बच्चे की ऐसी कर दी इन लोगों ने। वो शाम को 6:30 बजे की बात है, 3 तारीख को। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि वो 6-6:30 बजे के बाद का कोई फुटेज उस रामधाम आश्रम का नहीं बताया, वो DVR भी ये लोग ले गए। अब ये दिखा रहे हैं कि वो रामधाम आश्रम में 6:30 बजे से उधर ही था। अब उधर था तो कहाँ गया CCTV कैमरा, उसके आगे का फुटेज कहाँ गया? वो रात को डायरेक्ट वापस उसी रात को, जैसे 3 तारीख 6:30 बजे की शाम की PM की बात मैं आपको कह रहा हूँ। अब उसी रात को इन्होंने रात को 2 बज और समथिंग 2:10 या 20 मिनट पे वापस उस रामधाम आश्रम से बच्चा निकल रहा है, वो रोड पे ही है रामधाम आश्रम। और ये जो एक्सीडेंट साइड बता रखी है ना, उन्होंने अपोजिट साइड में बता रखी है, और वहाँ पे 500 मीटर दूर तरगड़िया के ब्रिज के ऊपर ही बच्चे को बता रखा जैसे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से रामधाम आश्रम से वो अगर इधर जाए भी ना, तो भी वो बीच में बैरिकेड लगे हुए हैं। और वो बच्चे को तो इतना मारा, दिन में भी इतना मारा कि वो, मैं कह रहा हूँ, वो उस समय भी सारा लेके 6:30 बजे मंदिर में जा रहा है, तो रात को 2 बजे और पूरा कितना टाइम निकला का, शाम को 6:30 बजे से रात को 2 बजे तक बच्चे को कहाँ रखा? ये कह रहे हैं उस मंदिर में ही था, तो वो CCTV फुटेज कहाँ है? मंदिर में किसी के साथ तो होगा, किसी ने देखा होगा, कुछ नहीं है वहाँ भी, खाली वो उन्होंने दिखाया और वापस बच्चे को पकड़ लिया था। फिर रात को 2 बजे वो कहीं से ला करके मंदिर में से वापस निकल करके चला कर उन्होंने गाड़ी में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो फिर गाड़ी में डाल कर फिर उसको नंगा कर दिया। फिर वो कपड़े इन्होंने एक थैली में भरे और वो अलग ले लिए, बच्चे को नंगा करके बहुत मारा, बहुत घाव दिए उसको, पहले से भी घाव पड़ रहे हैं उसके, उस समय भी उसके बहुत घाव दिए। घाव दे करके इन्होंने वो जो 500 मीटर साइट बता रखी है जहाँ कोई कैमरा नहीं है आसपास में, इन लोगों ने प्लेस ही ऐसा सेलेक्ट किया, ओवर ब्रिज, हाँ ओवर ब्रिज, वो भी ओवर ब्रिज, इधर से उधर से कुछ कोई नहीं आ सकता है, और कैमरा उधर है ही नहीं, इनकी ऐसी चाल सी, तो उधर ही उसको रखा। और ये इनके पास स्कॉर्पियो और बोलेरो कुछ गाड़ियाँ थी, जैसा कि उस दिव्य भास्कर जो बता रहा है। अब वो गाड़ियाँ थी तो इन्होंने दूर रखे, देख रहे थे
कि अभी, और देख रहे थे वहाँ डाल दिया और एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर दिया इन्होंने, ठीक है, कभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, और जबकि इन्होंने डाला था तो उस समय एक्सीडेंट नहीं हुआ था। भी वो सोच रहे कि बहुत बिजी हाईवे है, अभी तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी हुई ना, तो ये लोग उधर ही खड़े हैं और इन्होंने फ़ोन कर दिया, जो एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आते ही उसको उठाने लग गई। तो एम्बुलेंस वाले को तो ये नहीं पता कि यहाँ पर किसी ने डाल रखा है, वो तो फ़ोन के हिसाब से ही आए हैं। तो वो उधर उठाने गए तो ये दोनों तरफ से गाड़ियाँ लेके आ गए। एक तो उनकी तरफ से यही गाड़ी एक रॉन्ग साइड में से आ गई, और एक सामने की साइड में से भी बाइक वाले दो उठ के आ गए। तो वो एम्बुलेंस वाला भी चक्कर में पड़ गया कि यार तुम लोगों को क्या पता कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम तो हेल्प करने के लिए आए। तो और तुम कैसे हेल्प करोगे भाई, तुमको पता क्या है एक्सीडेंट हुआ है। और उस समय वो एक्सीडेंट हुआ भी नहीं था, सच में इन्होंने डाल रखा था। एक भगवान की सत्ता हुई जो इन्होंने डाल ही रखा था, और एक्सीडेंट हुआ भी नहीं। वो पहले एम्बुलेंस आ गई और इस चक्कर में वो गाड़ी आ गई। अब ये गाड़ी वाले ये तो नहीं कह सकते कि हमने डाला है क्या। तो उस समय इन्होंने काउतरा गढ़ा और एम्बुलेंस वापस हॉस्पिटल चली गई। इन लोगों ने इनके अकाउंट को कह दिया, जिन्होंने मरवाया ना, गणेश जाडेजा और इस पूरे परिवार ने, मतलब जो लोग इसको मरवाने के थे ना, उनको कह दिया कि भाई लड़के का एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, लड़के को तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में ले गई, अब आप संभालना। अब ये संभालना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है। तो उन्होंने कह दिया तुम चिंता मत करो, हॉस्पिटल में रहने दो। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी कर दी, कोई रिक्वेस्ट पंचनामा वहाँ होना चाहिए, ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। अब इन्होंने वो करके वहाँ मोर्चरी में लाश रख दी। ये 3 और 4 की बात है, ठीक है ना। ये वहाँ रख दी, किसी को पता ही नहीं, कानू कान मैं बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। वो सुबह 3 तारीख सुबह से ढूंढ रहा हूँ, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। मकालवा ने कहा कि बच्चा तो निकल के कहीं चला गया। अब मैंने कहा यार क्या करूँ, तो 3 और 4 को मैं ढूंढता रहा, बच्चे को कहीं पता नहीं चला। तो 4 तारीख को शाम तक मैंने ढूंढा, बच्चा पता चला ही नहीं। जबकि मैं 4 तारीख शाम से पहले ही, मतलब 4 तारीख सुबह से पहले ही तो हॉस्पिटल में बच्चा चला गया है, मेरे को तो पता ही नहीं। अब मैं 5 तारीख को एसपी साहब के पास जाता हूँ कंप्लेंट लेके, कभी मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, जो भी मतलब मारपीट की, फिर मैंने बच्चे को घर से लाया और सुबह मैंने बच्चे को ढूंढा तो बच्चा मिला नहीं। तो ये चीज़ें मैंने एसपी साहब को बताई। वो कंप्लेन में पूरा जिक्र है, मतलब वो रिसीव कॉपी है मेरे पास उसकी। एसपी साहब ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं गोंडल फ़ोन कर देता हूँ। फिर उन्होंने गोंडल फ़ोन मेरे सामने ही जयदेव गोसाई को फ़ोन किया, जो बी डिवीज़न में इंस्पेक्टर लगा हुआ है, अपना पर्सनल नंबर भी दिया। ये 5 तारीख की बात कह रहा हूँ। और अब वो तुम मेरे को बोले कि तुम सीधे रतनलाल गोंडल चले जाओ, और कोई भी बात होगी तो आप मेरे को बता देना। वहाँ मैं गोंडल आ गया। अब गोंडल आके पुलिस स्टेशन गया, शाम को 6 बजे, पूरा दिन तो इसमें लग गया। अब 6 बजे से इन्होंने मेरे को बिठाए रखा। जो मेरी ओरिजिनल कंप्लेन है एसपी साहब से करवाई, तो उसको तो ये खाली दिखावा के मेरे हाथ में ले रखी है, दिखावे के। और वो दूसरी कंप्लेन लिख रहे हैं। अब वो लिख रहे हैं कि रतनलाल तुम ये क्यों कर रहे हो यार, बंगले का नाम निकाल दो ना इसमें से। ऐसा किससे बोला आपसे? इंस्पेक्टर झाला ने, सब इंस्पेक्टर झाला ने, और गोसाई ने उसके पास भेजा। गोसाई रोज सब मिले हुए हैं। गोसाई भी कह रहा कि यार इसको, यार उसको वो एमएलए से मिलवा दो ना यार उनसे, वो एमएलए के जयराज सिंह जाडेजा से मिलाओ इसको, मतलब इस तरह से वो बोल रहा था। तो मतलब डराने की बात, मिलाने की वजह समझोता था या फिर समझौता? वो कुछ भी करना चाह रहे थे, डराना चाह रहे थे मेरे को, ये डर जाएगा रतनलाल तो आगे स्टेप नहीं लेगा। लेकिन मैं तो, मेरे बच्चा की बात हो गई तो मैं तो वो बोले ना, मैंने सोचा कि जयराज सिंह को बुला रहे तो बुला लो, बात कर लो। मेरे सामने जो इनके घर में घटना हुई तो मैं कह रहा हूँ उसका सीसीटीवी फुटेज लो। लेकिन वो उन्होंने खाली बात ही की, किसी को बुलाया नहीं। और वो झाला के पास गया मैं, उनको गोसाई ने कहा भी झाला साहब के पास जाओ, सभी इंस्पेक्टर है और उनकी विजिलेंस में, मतलब काम वो करेंगे और मेरी विजिलेंस में होगा जी। अब फिर झाला साहब ने मेरे को कहा कि भाई तुम उसका नाम निकाल दो, तुम उसके ऊपर कुछ भी मत करो, और तुम्हारे को तो बच्चा ढूंढना है। तो मैंने कहा भी मेरे को तो ढूंढना तो बच्चा ही है सर, बच्चा आप मेरे को मिला दो, मैं तो राजस्थान चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के ही चला जाऊंगा, मेरे को तो बच्चा ही, क्योंकि मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और लेकिन अगर आप मेरे को सच पूछो तो मेरे साथ जो हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। अब आप जो इच्छा हो जो करो। फिर उन्होंने क्या किया कि वो बड़ी कोशिश की बंगले का नाम निकाल दे, तो भी मैंने कहा भाई मेरे साथ घटना हुई जो तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बंगले का नाम लिखा, और फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें खाली उनको ठपका दिया और बिठाया, एक झापट मारी, वो भी किसने मारी वो भी पता नहीं है। इस तरह से उन्होंने कंप्लेन लिखी, और मेरे को कहा कि भाई कंप्लेन पे मतलब 1-2-4 कागजों पे साइन, खाली भी साइन करवाया, तो भी मेरे को करना ही था, क्योंकि भी मेरे को तो बच्चे को ढूंढना था उस समय। अब या वो बोलेगा हाँ सुबह हम आ जाएंगे। अब 5 तारीख को लेट नाइट 3 बजे तक उन्होंने बिठाए रखा।
6 तारीख हो गई। 5 तारीख को मैं सुबह कंप्लेन करने 10 बजे एसपी साहब के पास गया, जो अब मेरी हालत गोंडल में ऐसी हो गई 3 बज गई रात की। तब तक तो उन्होंने कंप्लेन भी, वो ओरिजिनल कंप्लेन तो उन्होंने ली ही नहीं, उस पर FIR होनी चाहिए। एसपी साहब ने जो कंप्लेन दी ना, वो घटना पे FIR इनको दर्ज करनी चाहिए थी। इनको और मेरे से क्या लिखवाने की जरूरत थी? मेरी तो लिखी हुई प्रिंट की हुई थी, रिसीव कॉपी थी, है ना। और मैं कह रहा था कि भी मेरे इस तरह से मेरे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं इस तरह से सब कह रहा हूं, तो फिर उन्होंने और क्यों लिखी? अब मैंने को सुबह 6 तारीख को सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग को 10:30 बजे वो झाला साहब आए, जहाँ मेरे बच्चे को सुला रखा था, स्टडी रूम। इनको मेरे घर मैं सोच रहा था घर आएंगे पहले, बच्चा कहाँ सो रहा था उनको क्या पता, लेकिन सीधे वो बच्चे के स्टडी रूम पे ही गए। वहाँ से फ़ोन किया, रतनलाल हम आ गए आपके बच्चे के स्टडी रूम पे। मेरे मन में एक डाउट तो हुआ, यार ये झाला साहब को कैसे पता कि स्टडी रूम है? मेरे को भी नहीं मिलता है अभी। तो वो 10 दिन पहले तो मैं भी ढूंढ रहा था बच्चे को, उसकी मम्मी ने कमरा रखा था और मैंने वो सुलाया था सेफ्टी के लिए कि भी कुछ भी होगा तो वो बच्चा नहीं मिलेगा किसी को। तो वो तो पीछे पीछे आया, देखा तो उनको ध्यान में आ गया, तो झाला साहब को भी कमरा पता था। तो फिर मैं भी गया सीधा, उन्होंने बुलाया, फिर वो गए कमरे में, ढूंढा, वो कमरे को उल्टल पुतल कर दिया। उसके सब किताबें, नोट्स वगैरह जो UPSC की तैयारी कर रहा था उसको उल्टा पुलटा सब कुछ कर दिया। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होगा इनकी प्रक्रिया में। फिर वापस नीचे आ गए, नीचे आकर के बैठे। ये 10:30 बजे की बात है, मतलब 6 तारीख को 10:30 बजे की। वाह, 10:50 में यार 10:47 में किसी का फ़ोन आया, मेरे फ़ोन आया। तो मैंने कहा, मैंने फ़ोन उठाया तो बोल रहा था कि मैं बृजराज सिंह बोल रहा हूँ, मतलब तू SP के पास क्यों गया? अच्छा, तो SP साहब के पास क्यों गया? मैंने कहा मेरा बच्चा 2 दिन से घर नहीं आया है ना, और वो उसी रात से गायब है जिस दिन मतलब वहाँ जिसकी मारपीट हुई है, और उसी रात से बच्चा गायब है। और मैं SP साहब के पास नहीं जाऊँगा, तुम कौन होते हो मेरे रोकने वाले? जो तुम हमको जानता नहीं है, तुम हमको पहचानता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये उसी झाला साहब को उस समय वो फ़ोन दिया। मैंने कहा झाला साहब देखो ये फ़ोन आया मेरे। तो झाला साहब ने कहा कि एक तरफ गए, नंबर दे के एक तरफ जाके बात करके फिर आकर मेरे को बोले कि रतनलाल अब फ़ोन नहीं आएगा। फिर मैंने कहा ठीक है अभी फ़ोन नहीं आएगा। तो मैं उस चीज़ को इतना सीरियस भी नहीं लिया। मैंने कहा मेरे को बच्चा ढूंढना है। फिर मैंने झाला साहब से कहा कि झाला साहब देखो आप यहाँ बैठे हो तो ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ, इसको देखो, इस कैमरे में सब दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बच्चे को छोड़ा है वो तो 100% दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि उस साइड से ही हम आ रहे हैं, कैमरे यहीं लगा हुआ है, आप देख लो उसको। तो हाँ ठीक है हम देखते हैं। फिर वो कैमरा उन्होंने देखा ही नहीं और पूरे दिन भर मतलब मेरे को उसमें ही लगाए रखा। मैं वो कैमरा भी खोल के ले गए और ये भी नहीं दिखाया कि भाई कैमरे में क्या आया नहीं आया क्या। तो फिर बाद में दिन में भी मैंने को फ़ोन किया मैंने, अरे मैंने कहा सर उस कैमरे में क्या आया? नहीं वो फाइल करप्ट है, कुछ नहीं आया उसमें, मतलब वो कैमरा भी गायब कर दिया। मैंने सोचा यार ये सब क्यों हो रहा है? मैंने सोचा यार एक कैमरा ही तो देखना है भाई, वो तो शायद हम भी देख सकते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले लेके हमको दिखाते तो मैं भी उसको कहीं ले जाके देख लेता, लेकिन वो भी ले गए। अब मैंने शाम को SP साहब को फ़ोन किया 6 तारीख को 5 बजे। SP साहब को फ़ोन करके कहा कि मैंने कहा सर ये मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ रहे हैं, इस तरह से मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। पूरे दिन में इन्होंने एक कैमरे का फुटेज नहीं निकाला है। कल से मेरे को 3 बजे तक बिठाए रखा। आज पूरा मतलब ये 6 तारीख पूरी इन्होंने निकाल दी और एक CCTV कैमरा ले गए, उसका फुटेज भी नहीं बताया। तो फिर मेरे को सांत्वना दी, मतलब SP साहब ने कहा अरे रतनलाल क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मैं क्राइम ब्रांच की 4 गाड़ियाँ भेज रहा हूँ क्या, और 20-40 आदमी मतलब LCB के 40 आदमी भेज रहा हूँ, B डिवीज़न की सब गाड़ियाँ भेज रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में लगा देंगे। फिर बाद में इन्होंने ढूंढने का नाटक किया, बहुत कुछ किया और 6 तारीख को भी लेट नाइट मेरे को फुटेज दिया कि भाई ये बच्चे का उस कैमरे का फ़ोटो। मैंने कहा हाँ अभी दिखाया, जो वो अंदर जा रहा है वो फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा वेरी गुड, मेरा बच्चे का पता चल गया, इसी कैमरे में जा रहा है ना, तो इसी कैमरे से वापस निकल रहा है, अब और कोई कैमरे ही नहीं ढूंढना, आप इसी कैमरे से बता दो। अब वो बोलते कि इस कैमरे में तो है ही नहीं। अरे मैंने कहा यार ये कैसे बात हुई, जिस कैमरे में अंदर जा रहा है उस कैमरे में तो वापस इसमें से नहीं निकल रहा है यार, वो तो कोई दूसरी जगह से निकला। मैंने कहा यार दूसरी तो कोई रास्ता ही नहीं है, एक तरफ है जो अंधेरा है, अंधेरे में बच्चा जाएगा ही नहीं, बच्चा तो इधर ही आया होगा, तो इसको अगर आया नहीं आया तो मेरे को पूरा फुटेज बताओ, तो बताते नहीं। वो कह रहे हैं नहीं बताएंगे। फिर दूसरे दिन मेरे को गोंडल से बाहर ले जाने की कोशिश की गई, इस रतनलाल को कहीं बाहर ले जाओ। वो किससे कोशिश की? जयदेव गोसाई ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि भाई रतनलाल तुम्हारे बच्चे का पता राजस्थान में चल गया, तुम वहाँ चले जाओ। मैंने कहा मेरा बच्चा वहाँ कैसे गया? वहाँ भाई कहीं उड़ के गया क्या? मेरे को थोड़ा तो CCTV फुटेज में आप बाहर निकलता हो तो बताओ मेरे को।
तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें, तो फिर बाद में उस समय तो कुछ नहीं बताया, फिर बोले कि आप जूनागढ़ में पता चला वहाँ उसका ट्रेस हुआ है। ये मेरे को उल्लू बना रहे हैं, जबकि बच्चा निकला उसके पास न तो मोबाइल फ़ोन है, न उसका टैब है, न आइडेंटिटी कोई प्रूफ ही नहीं है। इन्होंने जूनागढ़ ट्रेस कैसे किया? उस समय इन्होंने मेरे को पूरा बोला कि बच्चा ट्रेस हुआ है, इसका मतलब उसके पास मोबाइल है। मोबाइल तो उसके पास है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे थे बिल्कुल, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन करना चाह रहे थे, और वो फुटेज भी पूरा नहीं दिखाना चाह रहे थे। उनको पता कि उसी फुटेज में आगे गाड़ी पड़ी हुई है, जिन्होंने किडनैप किया ना इस गणेश जाडेजा ने, वही गाड़ी पड़ी हुई है, इसके गुर्गों की गाड़ी पड़ी हुई है। तो वो मेरे को कैसे बताते? अरे बताते तो पकड़ में आ जाते। इसलिए उन्होंने फिर दूसरे दिन थोड़ा सा फुटेज बताया। क्या ये भी मेरे को बताया इन्होंने 8 तारीख को मॉर्निंग में, कभी ये बच्चा आपका निकल रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है। मैंने कहा हाँ, ये आगे कहाँ जा रहा है? फिर काट दिया। क्या उसी फुटेज में भी आप देखो तो आगे गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने ब्लर कर दी इसको। इनका मतलब ये था कि अब वो मेरा ध्यान, मतलब जैसे रोड पे चलाते गए वो फुटेज दिखाते गए। हाँ, ये बच्चा गोंडल से बाहर निकल गया, सबको साबित हो गया, गोंडल से बाहर निकल गया, हाईवे पे आ गया, ये टोल नाके पे आ गया है ना, ये राजकोट की तरफ जा रहा है, ये बताया। फिर बाद में एसपी साहब फ़ोन करते हैं 4:15 बजे 8 तारीख को, कर रतन लाल जी आपका बच्चा ट्रेस हो गया है। आप यूं ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बच्चा किडनैप हुआ है, कहीं बच्चा किडनैप नहीं हुआ है, आपका बच्चा जीवित है, राजकोट रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। और अब आप ये बताओ कि आपका बच्चा राजकोट रेलवे स्टेशन से किधर जा सकता है? हम इंडिया में कहीं भी होगा पुलिस लगा देंगे। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, ट्रेस हो गया तो मैं खुश हो गया, मेरे का बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा ही ढूंढना, मेरे को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। फिर वो मेरे को समझा रहे थे कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, आपका बच्चा 6 महीने से डिप्रेशन में है। फिर मैंने कहा कि भाई सर डिप्रेशन में मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं है, यूपीएससी की अभी फार्म भरा है उसने, मुहूर्त दे के फार्म भरा है क्या, और अभी एग्जाम देने वाला है, उसका पहले का रिकॉर्ड आप देख लो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो मेरे को पता है। मैंने कहा वो मेरा लड़का मंदिर जाता है, तो वो हाँ मंदिर जाता होगा, लेकिन मंदिर में क्या होता है हमें जानता हूँ, ऐसा बोले थे वो। और फिर वो मेरे को बोल रहे थे कि मैंने कहा कि भाई सर अगर उसका दिमाग डिप्रेशन में अगर आप बता रहे हो तो वो घटना के बाद ही हुआ है। आपने क्या वो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं क्या बंगले के? नहीं, वो मेरे ध्यान में नहीं आया। एसपी साहब कह रहे हैं उसमें, और आप इसको लिंक मत करो। देखो एसपी साहब वहाँ भी मेरे को मना कर रहे हैं इसको लिंक मत करो, हैं, जबकि पूरी घटना इससे जुड़ी हुई, पुलिस बचा रही है। 4 तारीख को बॉडी वहाँ पहले से ही रखी हुई है, और वो पुलिस ये दिखा रही है कि राजकोट से बच्चा रेलवे स्टेशन की तरफ, खुद एसपी साहब कह रहे हैं कि आप दुनिया में ढूंढो। मतलब हम दुनिया में ढूंढने निकल जाएंगे और वो 8वां दिन पूरा हो जाएगा और मोर्चरी में सब जला देंगे, कोई सवाल खड़ा ही नहीं करेगा दुनिया में। पूछेंगे तो पुलिस कह देगी कि ये देख लो साहब यहाँ से निकल गया बच्चा और दुनिया में कहीं चला गया, पूरी जिंदगी हम बच्चे का इंतजार करते रहते, और वो सब जला देते। पूरा का पूरा षड्यंत्र है सर, इसमें इतना जोरदार षड्यंत्र है इनका, पुलिस बनी हुई है पूरी की पूरी। मतलब कि जब घर से राजकुमार जाट जो 2 तारीख की घटना हुई इसके बाद, हाँ, और जब उसका रास्ते पे से जब उसका शव मिला, हाँ, तो वहाँ जो पूरी 5 दिन की घटना है उसमें आपको क्या आशंका लगती है कि इसमें कौन कौन आशंका पक्की की? इन्होंने मारा, हत्या की है उसने। मेरा नार्को टेस्ट करा लो, इस हरामी को पकड़ो अभी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, नार्को टेस्ट करा लो। मेरी एक बात में सच्चाई है, इतना भी मेरे को कोई गलत नहीं कर सकता है। ये हत्यारे पुलिस सब मिली हुई है इसमें। मतलब आपने तो पुलिस अधिकारी एसपी से लेकर पीआई तक सबको देखा है, सबने मेरे साथ वो धोखा किया है। आधे फुटेज बताए, थोड़े फुटेज बताए, क्यों बताए? पूरे बताओ ना। उसी फुटेज में वो लोग नजर आ रहे हैं, जो फुटेज में घर से उठाया ना, बच्चा निकल रहा है और आगे बिठा रहे गाड़ी में, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो लैंड लेडी को इन्होंने अपने में मिला लिया है, या कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करके वहां से घर से इन्होंने निकाला है। बच्चा निकलता हुआ दिख रहा है, आगे उनकी गाड़ी पड़ी है, इन्होंने बुलाया, घर में घुसे, वो घरवाली को मिलाया। ये सभी तो मेरे को देखना है, ये चीज ही तो देखनी है कि ये कैसे किया इन्होंने। लेकिन किया जो तो नजर आ रहा है ना, 100% वो गाड़ी में बिठा रखा है उसको, बच्चे को, और मार रहे हैं, कूट रहे हैं, मार रहे हैं, मार के पूरे दिन भर बच्चे को टॉर्चर किया, नंगा चलाया, कपड़े बदले हैं, फिर रात में मार के एक जगह डालते हैं तरगड़िया ब्रिज पे और हॉस्पिटल में रख देते हैं। ये चीजें पुलिस, बिना पुलिस के संभव है क्या? और तरगड़िया ब्रिज और एसपी साहब का जो ऑफिस है ना, उसके अंदर तो मैं बता रहा हूँ 10-12 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी, 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी नहीं है, 12 भी नहीं होगी। आप एसपी साहब का रूरल एसपी हिमकर सिंह का ऑफिस और उस तरगड़िया बीच के बीच की दूरी 15 किलोमीटर नहीं है। और ये घटना 3 तारीख के नाइट को हो गई थी। एसपी साहब को पता नहीं है, उनकी मोर्चरी में से वो पड़ा, ये पता नहीं है। अननोन बॉडी, मैं 5 तारीख को कंप्लेन करने गया, सब जिक्र कर दिया उसमें।
तो इनको बताना चाहिए कि ये बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में आई है। आपको लगता है एसपी भी मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है एसपी। बोलो ना सामने, वो दिखाओ ना, मेरे सवालों का जवाब दे दो एसपी साहब, मेरे सवालों का जवाब दे दो ना, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों आई, दोनों में बहुत डिफरेंट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डिफरेंट हो गई ना, एक्सीडेंट बता रहे हैं ये तो। वो जो चोटें दिखाई ने 10-11 चोटें दिखाई, इंक्वेस्ट पंचनामा कहाँ है, और उन्होंने मेरे को दिए ही नहीं। भाई ये कह रहे हैं कि भाई बच्चा रात में एक्सीडेंट हुआ 3 तारीख को रात को 2-3 बजे, तो वो इंक्वेस्ट ना पंचनामा दो ना मेरे को। अभी तक मैंने 4 दिन वहां पे रुका, क्या गोंडल जाके, मतलब वो कुआवड़ा पुलिस स्टेशन पे मैं बैठा रहा पूरे दिन भर, इन्होंने दिया क्यों नहीं मेरे को? और फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? जिसमें इन्होंने 11 चोटें बता रखी, एक में तो और एक में 17 बता रखी है। जब हमको बॉडी हैंडओवर की ना, बॉडी हैंडओवर मेरे को कहाँ की, वो भी मैं गोंडल से निकला था एबीएस 8 तारीख को एसपी साहब से बात करके 9 तारीख को मैं हाई कोर्ट में जाने के लिए निकला। हाई कोर्ट में गया भी था, एबीएस कोर्स कर दिया मैंने, मतलब वो पेश नहीं कर पाया हाई कोर्ट में। बाकी वो मेरे पास एफिडेविट किया हुआ सब कुछ है, एडवोकेट पास के सब मेरे सबूत है, सब मेरे पास, मैंने जो भी किया वो सबूत है। लेकिन फिर 9 तारीख को मेरे को न तो एसपी साहब ने फ़ोन मैंने किया तो उठाया, न उस गोसाई ने उठाया क्या, और मेरे जो ये कौन साहब हैं जवाई जी और मेरे बेटी, इनको ले गए हॉस्पिटल में हैं, और इनको बताया, और इनको बताई बॉडी, तो इन्होंने देखते ही कह दिया कि ये इसकी हत्या हुई है, इसको मारा गया है ना। तो इन्होंने कहा मारा गया, तो इन्होंने कहा ये मारा गया है, आप साइन कर दो इस पर, आपको बॉडी हैंड ओवर कर देते हैं। एक्सीडेंट खाली कागज पे इनसे साइन करवाया, हॉस्पिटल में खाली कागजों पे इनसे साइन करवाए हैं, और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से एफआईआर लिख दी कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। फॉरेंसिक करवा के हम सीधे राजस्थान गए थे 10 तारीख को, मैं अहमदाबाद से सीधा राजकोट ही गया था। पर पुलिस का एक निवेदन ऐसा भी आया कि वो खुद घर से निकल गया, तो कभी ऐसा नहीं, पुलिस तो कुछ भी कह रही, खुद निकल गया पुलिस, सवाल बताओ ना, पूरे बताओ ना फुटेज। नहीं, वो कहाँ, उस घटना में सब इतनी पूरी बता रहा हूं, तो पुलिस तो धुला क्यों खा रही है? बताओ ना वो सब चीजें, इतनी सच्ची है तो सब बात बता दो, मेरे सवालों का जवाब दे दो ना। वो तो यूं कह रही, वो तो कुछ भी कहेगी अपने बचने के लिए, क्या वो तो हथियारों से मिली हुई है पुलिस, इसलिए कुछ भी कहेगी। वो तो आप नहीं देख रहे होगे उनके सिवा आवाज उठाने के वालों के खिलाफ क्या करती है पुलिस, उस एरिया में क्या करती है। गोंडल की सिचुएशन तो पूरी दुनिया में पता चल गई है, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत करता है क्या? और मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो इन सालों हत्यारों को तो दिखा दूंगा कि मेरे बच्चे को, एक जाट के बच्चे को उन्होंने टॉर्चर करके मारा है ना, इनकी पीढ़ी में जन्म लेने वाला कि सोचेगा कि मेरे को उस पीढ़ी में जन्म नहीं लेना है, वो किसी दूसरे से टकराए होंगे, जाट से नहीं टकराए हैं। अभी जो मामला है लोकसभा में भी सबने, राजस्थान से भी सांसद धारासभ्य ने आवाज़ उठाई कि सीबीआई तपास की जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो पुलिस की जो जांच चल रही थी गोंडल पुलिस से, जेतपुर आ गई। तो यही तो मैं चाह रहा हूँ, जांच कहाँ आ गई? जांच तो वो एनसी दाखिल की ना, उसकी जांच कर रहे हैं ये। एनसी का मतलब क्या होता है, एफआईआर का मतलब क्या होता है, आप ही तपास कर लो ना। एफआईआर पे डायरेक्ट गुनाह पे डायरेक्ट अरेस्ट होता है, और एनसी का कोई मतलब अरेस्ट होता ही नहीं है एनसी पे। तो ये एनसी उन्होंने पहले गोंडल में दाखिल की, उसको जेतपुर ट्रांसफर की, खाली दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हो तुम? वो मेरे ओरिजिनल कंप्लेन थी, जांच करनी होती तो उसी समय एफआईआर करते। अभी तक बच्चे की एफआईआर नहीं हुई। और जो सिंपल जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, पोस्टर फाड़ रहा है मेरा वकील, उसको दिखा दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी। और 2 महीने से, मतलब 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया, तो मेरे खिलाफ एफआईआर ही नहीं हुई। मैंने जो कंप्लेन की उस पर कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि ये सीधा है कि वो मिली हुई है पुलिस उनसे। और एफआईआर हो जाए तो गणेश जडेजा अंदर जाए जेल में, क्या उसको जेल से बचाने के लिए एफआईआर नहीं कर रहे हैं? अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा। हाई कोर्ट में तो मैं न्याय के लिए जो प्रक्रिया है अपने हिंदुस्तान की, वही तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और वो मैं कर रहा हूँ। और न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूँ। जो असेंबली में 3 बार, मतलब देश की सबसे बड़ी जो संसद है, क्या उसमें आवाज उठी है? पार्लियामेंट में आवाज उठ गई इसकी 3 बार, राजस्थान असेंबली में उठ गई, गुजरात असेंबली में उठ गई आवाज है, और सब लोगों ने विज्ञापन दिया न्याय के लिए। सब कह रहे हैं कि न्याय मिले, न्याय मिले। पर ये तो अपने देश की बदकिस्मती है मेरी ना, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली की। क्या कि इतने दिनों से मतलब न्याय की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। हाई कोर्ट में भी मेरे को तारीखें मिल रही है, वो नंबर ही नहीं आ रहा है, फाइल का नंबर ही नहीं आ रहा है, इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सीबीआई की जांच ही मांग रहा हूं। देखो, सीबीआई की जांच ही मांग रहा हूं, सब पता चल जाएगा।
मेरे को भी मतलब ये है कि बच्चे को किस तरह से निकाला ये देखना। ये तो मेरे को पता है हत्यारों ने मारा, लेकिन कौन सी कॉन्स्पिरेसी से निकाला है, क्या वो जांच हो तो पता चले ना सब। मतलब वो तो आधे आधे फुटेज लगा के रख दिए इन्होंने, और बाकी फुटेज तो अब डिलीट ही हो गए होंगे। आपको पता है कि सीसीटीवी फुट 2 महीने के से ऊपर की बात हो गई। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कितने दिन का रहता है? अगर वो सीसीटीवी फुटेज कैमरे से चले जाएंगे तो मेरे को गवाही देने वाला तो उधर है ही नहीं, उनके खिलाफ तो कोई उंगली उठाने वाला ही नहीं। और बच्चे को मारा तो खाली इन्होंने अपनी ईगो के हिसाब से मारा। और मेरा बच्चा बहादुर और निडर था। वो उसने बच्चे ने मतलब उनको कहा कि मैं देख लूंगा, ये आ जाना तुम 20 हो तो भी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे घर में आकर के हमको चैलेंज करने वाला कौन है, ये इसको उठाओ रात को। और इसीलिए उठाया इन्होंने। सीसीटीवी कैमरा देखो तो हकीकत पता चले ना भाई। सीसीटीवी कैमरा वो बताएंगे तो पता चलेगा ना। हम बैठे हुए दिखा रहे तो हम वापस कैसे आए? हमारे साथ क्या हुआ? 1 घंटे का फुटेज मेरे को उस बंगले का चाहिए, उसके बाद में पूरे रास्ते का चाहिए, जहां से मेरे बच्चे का स्टडी रूम है, बच्चे को सुलाया, वो जगह का पूरा चाहिए रात का, जिसमें वो पीछे आएंगे, वो आए होंगे तो भी पता चलेगा। बच्चे को उठाया वो भी पता चलेगा, बच्चे के साथ क्या किया वो भी पता चलेगा। 1 नाइट पूरी जो 2 और 3 की रात है उसमें सब पता चल जाएगा। कहां बता रहे हैं ये लोग? नहीं, पुलिस भी कहां बता रही है? सब कुछ पहले तो उसको जलाने के फेवर में थे बच्चे को। अगर वो जला नहीं पाए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर उनको एक्सीडेंट साबित करने में लगे हुए। क्या जिस फोरेंसिक रिपोर्ट में 42 इंजरीज आई है, जो बहुत बड़े न्यूरोसर्जन ने मतलब ये बताया कि एक्सीडेंट में संभव ही नहीं है। एक्सीडेंट, इतनी चोटों का एक्सीडेंट कभी उसके रिकॉर्ड में उसने नहीं देखा, तो एक्सीडेंट था ही कहाँ वो? एक्सीडेंट करने के लिए तो बॉडी रखी हुई थी, उसके पहले तो एम्बुलेंस आ गई थी। अब उसको वो खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। कहीं से भी वो महासागर वाली ट्रैवल्स की गाड़ी पकड़ ली, उससे एक्सेप्ट करवा दिया पुलिस। ये तो उनके ही लोग हैं, और उन्होंने पहले भी कितनी बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है ऐसे मैटर में साथ देने के लिए इनका और पूरा षड्यंत्र रचा रहता है। आप तो जानते ही होंगे ये लोग पावरफुल लोग, जिनके हाथ में सत्ता हो, है ना, जिनके हाथ में पुलिस हो, और जिनका इनका एक बेटे का हस्बैंड तो मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट लेवल के आदमी भी हैं इनके। तो वो लोग तो जैसे मजिस्ट्रेट तो कुछ भी मतलब देखो कहीं पर भी हो, वो एक बात तो सोचते ही है ना। उनके पास तो लीगल पॉइंट कुछ भी होता है, डिले करने का कुछ भी होता है। तो हर तरफ से ये लोग बहुत सक्षम है। अभी जो आप कहाँ पर रहते हो, गोंडल में रहते हो कि नहीं? नहीं, गोंडल तो उसी दिन छोड़ दिया ना मेरे बच्चे को। जैसे डेड बॉडी वहां से मिली, हॉस्पिटल से दी, तभी तो हम राजस्थान आ गए। आप गोंडल नहीं जाते हो? गोंडल क्या करूं जा करके सर? मेरा तो वो जहाँ धंधा था वो वहीं का वहीं पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, क्या करूं मैं? आप गोंडल लास्ट टाइम गए थे तो बच्चे की को आपके और तुम राजकुमार दोनों साथ में थे, तो पूरी घटना मिसिंग होती है आपके दिमाग में? क्या याद आता है जब आप गोंडल जाते हो? अरे मेरे बच्चे की तो बहुत यादें आती है जरा, आप मेरे को याद मत करो, मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी बहुत याद आती है उसकी। तो हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखता था। एक दिन पहले की बात है, वो सेविंग बनाई, उसको डैडी बनाना नहीं आता। वो मेरे को पता है, मैंने कहा बेटा मुझे तेरी डैडी मैं बनाता हूँ, मैं तेरे को सिखाता हूँ। मैंने क्रीम लगाई उसके, मैंने कहा ऐसे क्रीम लगाते हैं। फिर उसने रेजर, मैंने कहा रेजर को देख भाई ऐसे पकड़ते हैं, और ये वाला रेजर चाहिए, ये छोटा वाला रेजर इसमें काम नहीं आएगा। मैंने उसको रेजर को मैंने इस तरह से उसके डैडी बना के मेरे को दिखाया। मैंने कहा ऐसे करते हैं। मैंने कहा पापा आपने तो यहाँ बिल दुकान जैसी बना दी। वो जो फ्रेंड मेरे से रहता था, बहुत मजाक करता था वो। और शाम को मैं लारी पे जाता था पाव भाजी बनाने, वो उसकी तैयारी करता था। तो 5 बजे का टी टाइम था हमारे। टी टाइम पे हम बैठ के बात करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वो। मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ क्या है। वो बोलता था कि पापा ये यूक्रेन की लड़ाई है, ये रूस के खिलाफ ये कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, और ये जेलेंस्की को पता ही नहीं कि ये लोग इतने इकट्ठे होकर के इसका साथ दे रहे हैं, ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश के ऊपर वो अपनी कुंडस निकाल रहे हैं। वो मेरे को तो पता ही नहीं चलता, वो ऐसी बातें करता था। वो ट्रम्प जीता तो बोला पापा ट्रम्प जीत गया, अब इसका हल निकलेगा, कुछ इसका ये निकलेगा। अरे वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। और उसको ये साला एसपी कह रहा है कि वो उसका डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में। कोई आदमी डिप्रेशन का यूपीएससी दे सकता है क्या? क्या इतनी बड़ी बातें वो कर सकता है क्या? कभी वो एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस की बातें करता था, कहता था पापा आप रात को खड़े होकर इस आसमान को देखो, आप सोचोगे इसको कौन चला रहा। कितनी बातें वो करता था, समझ में नहीं आता मेरे बच्चे कहाँ चला गया, क्यों मार दिया इन्होंने? अपनी ईगो हो गई इनकी, वो मार दिया इसको। मैं चाहता हूँ मैं
दुनिया वाले से बार दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे को न्याय दिलवा दो यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, उसके लिए उसको इंसाफ दिला दो आप। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलना चाहिए राजकुमार को? न्याय तो बस ये जो साबित हो ही गया है, अगर जो पुलिस जांच करेगी, सीबीआई इसकी जांच हो गई तो 100% न्याय होगा। इस गणेश चाड़ीजा को फांसी होगी। क्या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे को टॉर्चर कर करके मारा है और उसका दोष कुछ नहीं था। उसका दोष सिर्फ यही था कि वो ऊंची आवाज में उनसे बात कर रहा था और वो उसको झुकना मंजूर नहीं था, है ना। आपने इतिहास में देखा होगा ना, कलिंग का अशोक सम्राट का नाम सुना है आपने? उन्होंने कलिंग का राज को बर्बाद कर दिया, उसके राजकुमार को बंदी बना लिया था और फिर अशोक ने उसको कहा कि तू मेरे सामने झुक जा, तेरा राज वापस दे दूंगा। तो राजकुमार ने क्या कहा था, कलिंग के राजकुमार ने कि मैं झुक तो सकता ही नहीं, तुम सिर काट सकते हो लेकिन झुक नहीं सकता हूं। तो फिर वो अशोक सम्राट था ना, वो भी इस चक्कर में आ गया था कि यार दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो तलवार से भी बड़ी है, तलवार इसको दिखा रहा हूं लेकिन ये मंजूर नहीं है झुकना। तो मेरा बच्चा इसी तरह का मतलब था कि वो न्याय के सामने कभी नहीं झुकता था। वो 20 लोग भी क्या 50-100 भी थे ना, मार गया उसको। दिखा दो सीसीटीवी फुटेज, दुनिया में साबित हो जाएगा कि मेरा बच्चा कितना बहादुर था। झुकना उसको मंजूर नहीं था। हाँ, आप नजर आएगा, आपके पैर छुएगा वो, लेकिन गलत तरीके से अगर उसको कोई अन्याय के खिलाफ झुकाए तो वो मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं हो। बड़े लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करता था। आज भी हमारे गांव में आके देखो तो सब बोलेंगे कि हमारे प्रणाम करता था, बहुत अच्छी बातें करता था लोगों को, मतलब। और मैं भी कहता था कि यार दोस्त की तरह रहते थे। मैंने कहा तेरे को यार पढ़ाई करनी है, तू पढ़ाई पे ध्यान देना, ये बड़ी बातें तू क्यों करता है? कि पापा क्यों आए, मरना तो सबको ही है, झुक के क्यों जीना है? જી બિલકુલ, તો તમે સાંભળ્યા રાજકુમાર જાટના પિતા હતા, તેમની વેદના હતી ને તેમના કેટલાક સવાલો પણ છે, એના જવાબ હજી સુધી તેમને મળ્યા નથી. હવે આપણે સીધી જ વાતચીત કરીશું રાજકુમારના જે બહેન છે તેમની સાથે, તેમના ભાઈ વિશે આપણે જાણીશું, તેમના બહેન સાથે. રાજકુમારના બહેન છે તે આપણી સાથે જોડાયા છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરી. જ્યારે સૌથી પહેલાં તમને સમાચાર મળ્યા રાજકુમાર વિશે કે ઘરેથી ગાયબ છે, ત્યારે તમારા મગજમાં શું હતું? देखो सर, हम लोग तो बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, तो हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उसको किडनैप किया या मर्डर कर दिया। इससे तो हम मतलब 6 दिन तक वो नहीं मिला तब भी हमने ये नहीं सोचा कि उसको मार दिया गया होगा। तो हम लोगों को ये लगा कि रात को जो झगड़ा हुआ 2 तारीख को, उसको लेके वो अपसेट हो गया या गुस्सा हो गया या नाराज़ हो गया, तो वो या तो राजस्थान आ जाएगा हमारे पास में, ऐसा ही। तो हमने यही सोचा। तो हम लोगों को जब पता चला तब हम लोग यहाँ से निकले, फिर गए, तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा आपको जब फ़ोन आया गोंडल से कि आपके भाई की डेथ हुई है, तो आपको कैसा लगा था? ये हमें 9 तारीख को पता चला। 9 तारीख को पता चला। हाँ, 8 तारीख को शाम को राजू भाई सखिया वो लोग घर पे आए थे शाम को, तो उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे को बताया भी कि ऐसी कोई डेड बॉडी आई है सिविल हॉस्पिटल में। तो मैंने तुरंत पीआई गोसाई थे जिन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था कि कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि राजकोट मोर्चरी में एक बॉडी आई है, क्या ये सच है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पता करके बताता हूँ। फिर उनका वापस कॉल आया तो उन्होंने बोला नहीं, 8 बजे तक की शिफ्ट में जो कर्मचारी था उसने बताया कि कोई बॉडी नहीं आई, उससे बात हुई मेरी। अच्छा, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आई तो मैंने रात को 1 बजे मैंने वापस से फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि 12 बजे तक की शिफ्ट में जो कर्मचारी थे मैंने उससे भी बात करी है, ऐसी कोई बॉडी नहीं आई है, अफवाह है, आप निश्चिंत हो जाइए। तो फिर मेरे को लगा कि कोई अफवाह होगी। फिर लेकिन जब नेक्स्ट डे 9 तारीख को सुबह पापा हाई कोर्ट गए, पीछे से पीआई गोसाई और उनकी पूरी टीम आई थी घर पे। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पापा शायद हाई कोर्ट गए हैं और जो एसपी साहब हैं वो इस बात से नाराज़ हो रहे हैं कि हम इतने मेहनत से लगे हुए हैं, आप फिर भी हाई कोर्ट गए हो। मैंने कहा कि आप मेहनत भले ही कर रहे हो लेकिन मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, आज 7वां दिन हो गया है। मैंने कहा मैं पापा को क्या बोलूँ कि आप हाई कोर्ट मत जाओ, ये पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है, कुछ पता नहीं चल रहा है तो एक बाप क्या करेगा, जाएगा ही। मैंने कहा आज तो 9 तारीख है, आज संडे है,
आज तो कोर्ट भी बंद है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कल सुबह कोर्ट ओपन होगी, तब तक आपके पास में इनफ टाइम है, आपको जो भी पता है या नहीं पता है आप पता करके और बता दीजिए, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोले कि हम कोर्ट जाने से हम कोर्ट को जवाब देने में लग जाएंगे, आपके भाई को नहीं ढूंढ पाएंगे, आप नहीं समझ रहे हो, आप राजनीतिक चक्करों में पड़ रहे हो, ऐसा। मैंने कहा हम कोई राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमें हमारे भाई से मतलब है, आप मेरे भाई को ले आइए, ये सारी चीज़ें यहीं स्टॉप हो जाएगी, हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद में जैसे वो 11-12 बजे घर से गए होंगे और 12 बजे घर से गए होंगे, फिर उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे और उन्होंने बोला कि एक बॉडी मिली है सिविल हॉस्पिटल में। जिस बात को वो प्रीवियस डे पे तो वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो उनको 9 तारीख को शाम को 4 बजे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हाँ ऐसी कोई बॉडी आई है। तो ये फिर हम लोग यहाँ से घर से फटाफट, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जिया जी, हम तीनों फटाफट दौड़े, गोंडल से राजकोट के लिए निकल गए। हम हॉस्पिटल में गए, फिर हमने मतलब वो क्या, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं वो दिन याद करती हूँ तो आप सोचिए कि ऐसे मोर्चरी में वो ओपन करके और भाई को दिखा रहे तो, और वो भी इतनी सारी चोटें मुंह पे, आँखों पे, दोनों हाथों की उंगलियों पे, दोनों जगह जगह, दोनों घुटनों पे भी चोटें हैं, दोनों घुटने के नीचे भी दोनों पैरों पे चोटें हैं, हड्डियां दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर मुड़ी हुई है, पैरों की उंगलियों में भी चोटें हैं, पूरे शरीर पे, होठों पे, नाक पे, आँखों पे, पीछे सर पे, सब जगह इतनी सारी चोटें थी। तो ऐसे देखना अपने भाई को, क्योंकि मेरे से वो 5 साल छोटा है, तो जब वो हुआ तब मेरे में थोड़ी बहुत समझ थी, तो मैं बिल्कुल उसको रात भर जग के झुलाती थी, ऐसे हम साथ में बड़े हुए हैं, और फिर मैं उसको ऐसे देखूं तो वो कितना भयावह हो सकता है कि किसी भी बहन के लिए, ये वो मैं दिन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और इस दुख के बाद में मुझे कोई खुश भी नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख भी आता है, अंधेरे के बाद उजाला भी आता है, रात के बाद दिन भी आता है, लेकिन इस रात के बाद में अब कोई दिन नहीं है, कोई चीज़, कोई खुशी है ही नहीं इसके बाद में, ऐसा। पर आपका भाई यूपीएससी की तैयारी भी करता था, आपके साथ बहुत सारी बातें भी होती होगी। हाँ, उनके सपने भी हो गए होंगे, आपसे कुछ बताया था राजकुमार? बहुत सारे सपने थे। हमारे गांव भिलवाड़ा ज़िले के अंदर मतलब एक छोटा सा गांव है जबरकिया, जो मतलब गूगल मैप पे भी मुश्किल से मिलता है। वहाँ आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ अभी भी रोडें पूरी नहीं बन पाई है। तो वो उसका सपना था कि हमारे गांव को पूरे भारत में लोग जाने, वो गांव हमारा, उसका नाम करना था, उसका ये सपना था कि लोगों के लिए कुछ करूँ, हमारे गांव को कोई जाने। उसको गांव से बहुत प्यार था, वो हमेशा ऐसा सोचता था गांव में कितने अच्छे लोग रहते हैं, रहन सहन सब। और गांधी जी भी कहते ही थे कि भारत देश है तो गांव से है, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें बताता था, हम लोगों को डिस्कशन भी होता था, तो बिल्कुल हम करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज होते थे, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीज़ें ही हम लोग डिस्कस करते थे। हमारा कभी ऐसे नॉर्मल भाई बहनों के जैसे ऐसी बात ही नहीं होती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते थे हम लोग। तो गोंडल के विषय आपके साथ कुछ बातचीत की थी, गोंडल के बारे में? गोंडल के बारे में तो जैसे हम दोनों का जन्म वहीं का ही है, तो हम दोनों बहुत प्राउड फील करते थे कि मतलब गुजरात हमारी जन्मभूमि है। मतलब इस बात से हमें अलग कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि गुजरात की मिट्टी में जो भी, जिसने भी जन्म लिया है उसने कुछ अचीव किया है। अगर वो बाहर निकला है, उसने कुछ सपने देखे हैं और मेहनत करी है, तो यहाँ से जो लोग निकले हैं, जहाँ जिनका जन्म यहाँ हुआ है, उसने सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो हम दोनों भाई बहन इतना कॉन्फिडेंट रहते थे कि गुजरात में हमारा जन्म हुआ है। भले हम राजस्थान से हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो हमारे लिए गुजरात सच में बहुत महान रहा है और हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे। हम राजस्थान में, जब हम आगे की पढ़ाई हमने राजस्थान में करी, तो हम ये बोलते थे हम गुजरात से हैं, हमारा जन्म गुजरात में हुआ है। पर आज जब राजकुमार नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा याद कौन सी बात पे आती है राजकुमार? मतलब हम लोग
गोंडल, मेन चीज़ तो ये है कि अब हमारा गोंडल छूट गया। हमारा बचपन, हमारा जन्म वहाँ हुआ, हमारा बचपन हमने वहाँ पे बिताया है। उन गलियों में हम लोग कितना खेले हैं। हम लोगों ने वो वहाँ पे गली के अंदर उसने गरबा ऑर्गेनाइज कराया था सबके लिए, है ना। कोई भी त्योहार होता था तो सब इतना हिल मिल के सब करते थे। तो इतना आप किसी से भी पूछना, वहाँ पे हमारी कॉलोनी में भी हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं सबके साथ में। हमारा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम साथ में होमवर्क करना, घूमना, बातें करना, मस्तियाँ करना, में सब कुछ गोंडल से ही है। आज मतलब मेरी शादी हुई है, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है वहाँ पे कि मेरा मायका वहाँ है। मुझे यही फील होता था कि गोंडल मेरा मायका है, मेरे पापा मम्मी वहाँ रहते हैं, मैं गोंडल मेरा मायका है। तो अब मतलब वो वहाँ कुछ है ही नहीं। अब सब एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया और एक एक घर की एक एक दीवार, सब कुछ, सबसे यादें जुड़ी हुई है। अब हम मतलब अब वहाँ डर लगने लगा, अब वहाँ जाएंगे हमें कुछ हो गया तो ऐसे। अभी गोंडल जाते हो तो डर लगता है आपको? मैं गोंडल गई नहीं उस दिन के बाद, मैं उसके बाद गोंडल गई ही नहीं, क्योंकि अभी जो संडे को ये लोग गए थे, है ना सब, जबकि गणेश जाडेजा ने ही इनको बोला था, चैलेंज किया था कि माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। तो वो लोग गए, उसने बुलाया और ये लोग गए हैं, ठीक है। तो भी उसने मतलब विरोध किया। विरोध करना कुछ गलत नहीं है, लोकशाही में विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पत्थर मारना, है ना, ये सब चीज़ें हुई है। वो लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ में ये हो सकता है। हम तो बहुत आम इंसान हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वहाँ की पुलिस तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाती है। वो 500 लोगों की टीम थी, फिर भी हमले हो गए। तो आपको लगता है कि गोंडल में जो कुछ भी होता है, अभी आपने इस बात के जिक्र किया, तो उसमें भी उनका ही हाथ है? बिल्कुल, उन्हीं का ही तो हाथ था, कैसे नहीं था उनका हाथ? आपका सवाल एक बार वापस रिपीट करना। गोंडल में जो भी कुछ होता है, जैसे कि राजकुमार की जो घटना हुई उसमें भी गणेश का नाम आया। अभी जो पिछले संडे को हुई, जब पाटीदार अग्रणी सब गोंडल में गए, तब उनके ऊपर भी हमला हुआ। देखो, बिना आग के ना धुआं नहीं उठता है। उसने कुछ तो किया है, बाकी वो इतना महान तो है नहीं। अरे कितना अच्छा भोला भाला इंसान गणेश जाडेजा कि बेचारा कुछ नहीं करता है फिर भी फंस जाता है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि उसके पापा की क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, ठीक है। उनके ओपनली ये स्टेटमेंट्स रहते हैं कि टिकट तो हमारे परिवार में आएगा। ऐसा आप कह सकते हैं क्या? ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र है, ये स्टेटमेंट ही कितने गलत है। आप किस कॉन्फिडेंस से इतना बोल पा रहे हो? पर जो राजकुमार की जो घटना हुई, पुलिस पर के जो एलिगेशन हुए, उसके बाद आपने गांधीनगर में जाके जो गुजरात के डीजीपी है उनसे मिलने की कोशिश की कि ये बिल्कुल, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन वसावा सर थे, वो उस दिन थे, तो उन्होंने बोला कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने हमें रिसीव कॉपी भी हमारे पास में है। तो उन्होंने बोला है, और उन्होंने शायद कुछ टाइम पहले ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि गुंडे की लिस्ट जो है हम पूरे इसमें बनाएंगे। तो पता नहीं वो लिस्ट अभी तक कहाँ पहुंची, और मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि उसमें ये परिवार का नाम भी जोड़ें। नहीं, वो गुंडे की लिस्ट तो जाहिर भी हो गई, कब की हो गई, तो उसमें तो उनका हाँ, तो उनका नाम भी जोड़ना चाहिए था, उनका नाम भी जोड़ना चाहिए था। ऐसा आपने, मेरे हिसाब से तो इनको जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए थी। मेन चीज़ गणेश जाडेजा को है, वो शर्तिया जमानत है, ठीक है। उनको पता था कि 2 तारीख को मारपीट हुई, उसको पता पड़ गया था कि ये लोग जो हैं वो सुबह एफआईआर कर देंगे मारपीट की। तो ये चीज़ से वो उनको डर लगा कि अगर एफआईआर हो गई तो मेरी जो जमानत है वो कैंसिल हो जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने ये सारा गेम बिठाया। उनका पूरा प्लान ये था कि 7 दिन 8 दिन बॉडी को हो जाएंगे, फिर मोर्चरी में ही इसका अंतिम संस्कार दाह संस्कार हो जाएगा ऐसा, और हम बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा करके उन्होंने पूरा प्लान कर दिया। बाकी और कोई रीज़न नहीं है उसको छुपाने का। बाकी क्या रीज़न है? मैं 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में आ गई है, 5 तारीख को एसपी के पास रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो एसपी को पता ही नहीं है कि बॉडी मोर्चरी में आई है।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चला के 8 तारीख को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि आप हॉस्पिटल में चेक करो, तो भी वो मना कर रहे हैं। मतलब आपको पता था पर पुलिस को नहीं हाँ? पता था? मैं खुद फ़ोन करके बोल रही हूँ, रात को 10 बजे फ़ोन किया, रात को 1 बजे फ़ोन किया, मैं खुद बार बार पूछ रही हूँ, तो भी वो डिनाई कर रहे हैं। किस बेसिस पे? जब जो बॉडी जो है हम यहाँ पे लेके गए, हमारे गांव लेके गए यहाँ से, जो एम्बुलेंस वाले भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हम दिन रात बॉडी उठाते हैं, एक्सीडेंटल बॉडी हमें देख के पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है, इतनी चोटें, 42 इंजरीज किसी की बॉडी पे। एक्सीडेंट में होती है क्या? एक पैटर्न में होता है एक्सीडेंट, पैर पे लग गई, कहीं पे रगड़ का कि कहीं निशान नहीं है, या तो पूरी बॉडी बिल्कुल, अगर बीच में से लगी तो पूरी बॉडी उसका हो जाएगा, और या फिर पैरों पे लगेगी, हाथ पे लगेगी या चेस्ट पे लगेगी, एक पार्ट पे। तो ये तो क्लियरली है कि ये मर्डर ही है। अब बात ये है कि उन्होंने कैसे किया है, वजह भी उनके पास में हो गई कि एफआईआर होते ही उनको डर था कि मेरी ज़मानत जो है कैंसिल हो जाएगी। अगर इतने ही सच्चाई है तो एक बार मीडिया के सामने गणेश जाडेजा, गीताबा जाडेजा आके, जयराज सिंह जाडेजा आके क्लियरली ये बोले ना कि राजकुमार जाट को नहीं मारा है हमने, हमारी उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे उससे, हमने उनको किसी को रतनलाल जी को भी थप्पड़ नहीं मारा। एक बार वो आके ही बोले ऐसा, एक बार सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, कुछ तो गलती है उनकी। और वो बोल रहे हैं कि डिप्रेस था, ये परेशान था, लेकिन वो जो मारपीट हुई 2 तारीख को रात को, वो ट्रिगर पॉइंट था। मान लो डिप्रेस्ड था तो भी इतने दिन तो घर से नहीं निकला, मान लो मेंटली डिस्टर्ब भी था, इतने दिन तो घर से कहीं नहीं गया बिना बताए। ये पहली बार। तो यही ट्रिगर पॉइंट है। आप मर्डर करना और मर्डर के लिए मतलब किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना कि वो इस रास्ते पर जाए, ये भी एक तरीके से मर्डर ही है, इसके लिए भी कानून में सजा है। आप ये मीडिया के माध्यम से गणेश जाडेजा और गोंडल की पुलिस और गुजरात की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मतलब गुजरात की सरकार से मेरा, और जो बीजेपी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि ऐसे आप खुद परिवारवाद को डिनाई करते हो, गवर्नमेंट खुद डिनाई करती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं रखिए। अगर मान लो 1 आध सीट से अगर हार भी जाते हैं तो भी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये लोग और ज़्यादा उनको ताकत मिलती है ऐसे लोगों को। और यही है कि पुलिस से भी ये है कि प्रशासन को तो और हेल्प करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि लोगों में उनका विश्वास बना रहे कि नहीं, कानून हमारे लिए है, जो विधायक हैं उनके लिए नहीं है। और गणेश को क्या कहना चाहोगे? गणेश को तो है ना, मेरी बद्दुआ है कि मतलब वो जो महल बनाने के सपने देख रहा है ना, वो पत्तों का महल बन जाएगा, वो कभी एमएलए ही नहीं बन पाएगा। जैसे मेरे भाई का यूपीएससी बनने का, ऑफिसर बनने का सपना था ना, वो छूट गया ना, वो एमएलए नहीं बन पाएगा बिल्कुल। और ऐसे लोगों, मैं तो बिल्कुल गोंडल की जनता से भी अभी कह रही हूँ कि आप उस ऐसे लोगों को वोट ही मत दो। मैं बीजेपी से भी करूँगी कि आप ऐसे लोगों को टिकट भी मत दो। ये ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये ताकत बढ़ाना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि कोई किसी के साथ गलत होता है तो उसकी बद्दुआ निकलती है, तो अब ये जो बात बोली गणेश के लिए, वो एक भाई खोने का जो जिक्र किया, मैं ना भैया रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। लास्ट टाइम वो मुझसे मिलके गया ना, तो मतलब मेरे पैर छू के गया, उसकी आदत थी, मिलेगा तब भी पैर छुएगा, जाएगा तब भी पैर छुएगा। पैर छू के गया तो पैर छू रहे हैं तो मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा अब तू है ना जल्दी से यूपीएससी क्लियर कर ले, मेरा यही आशीर्वाद है। और मेरे को रोना आ गया, मेरे को ऐसे गले लगा के बोला, दीदी आप ऐसे रो मत, आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। वो मुझे ऐसी बात बोल के गया, आपको कुछ परेशानी हो तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अब मैं किसको ऐसे, ये बात मैं किसके साथ करूँ? मेरा घर में मतलब मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा बढ़ के था मेरा भाई। मेरे लिए इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है, और इस दुख को ख़त्म कर पाए ऐसा कोई सुख भी नहीं है।
तो मेरी मम्मी अभी भी ऐसा इंतज़ार करती है कि राज आ जाएगा, रात को उठ के फ़ोन करती उसके नंबर पे। उसकी रिकॉर्डिंग्स है फ़ोन में, 300 रिकॉर्डिंग्स, मम्मी की आदत थी रिकॉर्डिंग करने की, उसकी 300 रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो सुनती रहती, रात भर सोती नहीं है। आप ये हालत समझ सकते हो, जब वो मिसिंग था ना, मम्मी सिर्फ मंदिर में सोती थी। मंदिर में एक दिया जला रखा था मम्मी ने कि जैसे ही राज आएगा मिलेगा, मैं ये दिया लेके गांव जाऊंगी, इसको बुझने नहीं दूंगी। तो ये सारी चीज़ें वो समझ पाएगा क्या? उसके लिए किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसकी बहन को भी पता होना चाहिए कि उसका भाई ऐसा, राज का नेचर ऐसा था ना कि मेरी गलती होगी तो वो मुझे भी डांट देगा, पापा की गलती होगी तो पापा को भी डांट देगा। गलत में वो किसी का भी साथ नहीं देता था। मम्मी को भी, अगर मम्मी ने कुछ गलत बोल दिया तो मम्मी को भी कह देगा ऐसी बात नहीं करनी मम्मी, गलत है ये। ऐसा नेचर था उसका। क्या उसकी बहन, उसकी माँ उसको बोल सकती है कि तूने किस अधिकार से मारा है उनको, कि क्यों मारा उन्होंने मेरे पापा को, थप्पड़ क्यों मारा? मान लो राज की कोई गलती थी, ज़बरदस्ती घर में घुसा, तो उसके पापा उसके साथ में थे। कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? कोई मेरे घर में ज़बरदस्ती कोई बच्चा घुसेगा, उसके पापा अगर साथ है तो मैं क्या कहूँगी, आप अपने बेटे को लेके जाइए, ऐसे ज़बरदस्ती कैसे घर में घुस गया? मारने का अधिकार है क्या? और वो फिर उन्होंने एक एनसी कंप्लेन दायर करी, उसमें बोला कि कोई अननोन पर्सन घर में घुस आया और राजकुमार को थप्पड़ मार के चला गया। अच्छा, आप तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो, विधायक के घर में कोई भी ज़बरदस्ती घुस रहा है, कोई भी मारपीट कर रहा है, ये क्या बात है? ये आप गोंडल में रहे हो, उनका घर भी शायद देखा होगा, उनके बारे में भी सुना होगा। आपको लगता है कोई आदमी ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो घुस सकेगा? अरे बिल्कुल नहीं, रात को भी नहीं। मैं तो उनको खैर पहले जानती भी नहीं थी, उनका घर भी नहीं जानती थी। मेरे को अभी ये जब राज का हुआ ना तब पता चला, उनके यहाँ रात को भी लोग जागते हैं। जिस दिन राज की बॉडी हमें हैंडओवर हुई थी, उस दिन रात को 3 बजे हम गोंडल वापस गए थे, सारा सामान वगैरह ताला लगाने के लिए, लॉक लगाने के लिए गए थे। हम ऐसे ही छोड़ के निकले थे, तो हम रात को वापस गए थे 3 बजे। मैंने देखा उनके घर के बाहर तब भी लोग थे, तब भी बैठे हुए थे। उनके घर में कैसे कोई घुस सकता है? और अगर वो अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में हर कोई घुस रहा है, रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो लोगों की क्या रक्षा करेगा? इंसान जो है समाज से और सरकार से इसलिए जुड़ा हुआ रहता है ताकि सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है? सुरक्षा। कोई जानवर भी अगर झुंड में रहता है तो सिर्फ सुरक्षा के लिए। तो उनके पास तो बहुत हथियार सारे आदमी भी रहते हैं। हाँ, तो उनके घर में कोई कैसे घुस सकता है? और घुस रहा है तो फिर वो सुरक्षा नहीं कर सकते। लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए। जो खुद की रक्षा नहीं करेगा वो लोगों की क्या रक्षा करेगा? જે બિલકુલ આપણે સાંભળ્યા રાજકુમાર જાટના બહેન હતા, તેમની કેટલીક વાતો હતી, રાજકુમારના સપના પણ ઘણા હતા, અને જે આખી વાત કરી છે તેમના રાજકુમાર જાટ જે તેમના ભાઈ હતા તેમના વિશે. હવે આ મામલે ડીજીપી વિકાસ સહાયને પણ રજૂઆત કરી છે. ગોંડલ પોલીસ ઉપર ભૂતકાળમાં અનેક માછલા ધોવાઈ ચૂક્યા છે. ગોંડલ અત્યારે ચર્ચામાં પણ છે, પરંતુ ગોંડલ જ્યારે ચર્ચામાં આવ્યું તેની શરૂઆત જ રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મોત મામલે થઈ હતું. હવે આ મામલે પોલીસ શું કાર્યવાહી કરે છે, મામલો હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, સુનાવણી થશે ત્યારે આગળ શું નિર્ણય લેવાશે, આ તમામ અપડેટ સાથે નવજીવન ન્યૂઝ ઉપર મળીશું. નમસ્કાર. વૈષ્ણવજન તો